अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रोनाउन पे हमारे लेक्चर्स चल रहे थे सर। आज हमारा 5th लेक्चर है प्रोनाउन पे और प्रोनाउन की करेक्शन पे, राइट और करेक्ट यूसेज ऑफ प्रोनाउन। हम 13 पहले रूल्स डिस्कस कर आए हैं। आज हमारा रूल नंबर 14 है। रूल नंबर 14 प्रोनाउंस रेलेवेंट क्या कहता है, क्या डिस्क्राइब करता है, लेट्स डिस्कस। द रूल नंबर 14 इज अबाउट द सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। जब किसी एक सेंटेंस के अंदर मोर देन वन प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं तो तब कैसे उनकी सीक्वेंस रखनी चाहिए। फर्स्ट पर्सन पहले आना चाहिए, सेकंड पर्सन पहले आना चाहिए, थर्ड पर्सन पहले आना चाहिए, क्या सीक्वेंस होती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर तो किसी सेंटेंस के अंदर कोई पॉजिटिव आइडिया है हम ये बताते होते हैं, या किसी सेंटेंस के अंदर कोई न्यूट्रल आइडिया है हम ये बताते होते हैं, तो क्या करते हैं सर, हम सेकंड पर्सन को पहले रखते हैं, थर्ड पर्सन को बाद में ले आते हैं, फर्स्ट पर्सन को उसके बाद ले जाते हैं। यानी सेकंड पर्सन से हमारी मुराद क्या है, यू है, थर्ड पर्सन से हमारी मुराद क्या है, ही है, और फर्स्ट पर्सन से हमारी मुराद क्या है सर, आई है। जब ये सेंटेंस में आते हैं तो फिर हम सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन फिर, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। जब जब कोई पॉजिटिव आइडिया हो, न्यूट्रल आइडिया। अब पॉजिटिव आइडिया न्यूट्रल आइडिया से क्या मुराद है ये भी हम डिस्कस करते हैं, क्या इससे हमारी क्या मुराद होगी। और फिर नेगेटिव आइडिया हो तो फिर क्या करते हैं, ये फिर उसके रिवर्सिबल हो जाएगा। जो थर्ड पर्सन है वो फिक्स्ड रहेगा, फर्स्ट पर्सन उठ के स्टार्ट में आ जाएगा और सेकंड पर्सन एंड पे चला जाएगा। कहने का मतलब ये है सर, अगर कोई नेगेटिव आइडिया है, अगर कोई पॉजिटिव आइडिया है, तो ये सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन होनी चाहिए। पॉजिटिव आइडिया से क्या मुराद है सर, ये गुफ्तगू करते हुए अमूमी तौर पर बात करने के आदाब देखे जाते होते हैं। जब आपसे कोई बड़ा हो, जब आपसे कोई सेकंड पर्सन आपके सामने खड़ा होता है तो आप उसको ये कहते होते हैं कि सर आपको याद होगा जब आपने अर्ज की थी और मैंने फरमाया था। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना कहते होते हैं। आप क्या कहते हैं, सर आपने फरमाया था और मैंने अर्ज की थी, मैंने गुजारिश की थी। बिल्कुल ऐसे ही जब कोई अच्छी बात होती है, जब कोई पॉजिटिव आइडिया होता है तो फिर हम क्या करते हैं, सेकंड पर्सन को पहले रखते हैं, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। और जब कोई नेगेटिव आइडिया होता है तो फिर सिचुएशन रिवर्सिबल हो जाएगी। अब ये न्यूट्रल आइडिया से क्या मुराद है, हम इनको फर्दर एग्जांपल्स के थ्रू भी देखते हैं। लेट अस गो टुवर्ड्स आवर एग्जांपल्स। कैसे हैं एग्जांपल्स, ये पहला सेंटेंस देखें जी, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू रिसीव अ प्राइज। आपका अल्फा ऑप्शन है, आपका बीटा ऑप्शन है। अच्छा जी, आप देखते हैं कि आइडिया पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब दे ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू रिसीव ए प्राइज। प्राइज मिलने जा रहा है। जब प्राइज मिलने जा रहा है तो मेरा बेटा बताओ, एप्रिसिएशन हुई या डेप्रिसिएशन हुई, पॉजिटिव आइडिया है या नेगेटिव आइडिया है। डेफिनेटली 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 पॉजिटिव आइडिया है ये। तो पॉजिटिव आइडिया में हमने क्या कहा था कि सेकंड पर्सन को पहले रखेंगे, थर्ड पर्सन को फिर ले आएंगे, फर्स्ट पर्सन को फिर ले आएंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, अल्फा या बीटा। डेफिनेटली अल्फा हमारा करेक्ट चॉइस होगी। अच्छा, इस सेंटेंस में आपको एक और तरह से भी डिसीव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इसका सी ऑप्शन बना देता हूं और मैं लिखता हूं कि वेट प्लीज, ये हमारा सेकंड पर्सन, ये हमारा थर्ड पर्सन, ये हमारा फर्स्ट पर्सन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ, ये रॉन्ग हो गया। मैं कह रहा था कि अब इस सेंटेंस में आपको एक और तरह से रिसीव किया जा सकता है। मतलब वो कैसे, कि यू, ही एंड आई एम गोइंग टू रिसीव ए प्राइज। अब मुझे बताओ, अब अल्फा ठीक होगा या चार्ली ठीक होगा? चार्ली तो कभी भी ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आई के साथ तो हम मानते हैं एम इस्तेमाल करते हैं। अब आई सब्जेक्ट अकेला थोड़ी ना है, इसके साथ ही भी है, यू भी है। तो जब ये सारे मिलेंगे तो मेरा बेटा आर आएगा, एम का इस्तेमाल नहीं होगा। एनी हाउ, हम थोड़ा सा वर्ब की तरफ निकल गए थे। सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन में पॉजिटिव आइडिया था, सेकंड पर्सन को पहले रखा, थर्ड पर्सन को फिर रखा, उसके बाद एंड पे फर्स्ट पर्सन को लेके आए। एक और सेंटेंस देखते हैं, यू, ही एंड आई आर लिविंग फॉर लाहौर वेरी सून। लाहौर की तरफ जाना है, पता नहीं अच्छा आइडिया है, पता नहीं बुरा आइडिया है, नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी, न्यूट्रल सिचुएशन आ गई। जब न्यूट्रल सिचुएशन हुई तो याद करो क्या बताया हमने, सेम टू सेम वही सीक्वेंस होगी प्रोनाउन की जो पॉजिटिव आइडिया के लिए है। कहने का मतलब सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन फिर, उसके बाद फर्स्ट पर्सन एंड पे चला जाएगा। इसमें भी हमारा अल्फा ऑप्शन ठीक होगा, बीटा बेटे ठीक नहीं होगा। लो जी, एक और क्वेश्चन, एक और हमारे पास
क्वेश्चन आ गया, आई ही एंड यू विल बी पनिश्ड फॉर दिस एक्ट ऑफ मिसचीफ। हमने को हरकत की है, शरारत की है, जब शरारत की है तो हमें फेंटी लगेगी, हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो पनिशमेंट में क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रही है, नेगेटिव आइडिया। तो फिर क्या करूं, सबसे पहले सेकंड पर्सन को ले, नहीं पहले अपने आप को रखेंगे। तो फिर क्या होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन पहले, थर्ड पर्सन बाद में, सेकंड पर्सन एंड पे चला जाएगा। बेटा हमारे पास अल्फा हमारी राइट चॉइस होगी, बीटा हमारी करेक्ट चॉइस नहीं होगी। ये हमारा रूल नंबर 14 था। चलते हैं अब आगे रूल नंबर 15 की जान। रूल नंबर 15 व्हाट इज इट अबाउट, ये कहता क्या है, बिफोर जेरेंड्स। वो कहता है बिफोर जेरेंड्स, गौर से पढ़िए सर रूल को क्या कहता है। बिफोर जेरेंड्स, जेरेंड से पहले जेरेंड क्या होता है, वर्बल नाउन होता है, वर्ब की जो पार्टिसिपल फॉर्म होती है, जब वो वर्ब प्लस नाउन का काम कर रही होती है, हमारा जेरेंड कहलाता है। आप माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता भी है। बिफोर जेरेंड वी यूज ए पोजेसिव एडजेक्टिव। हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करना चाहिए। नॉट एन ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन, प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं होती। आपको पढ़ाया मैं पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन, माई होता है, माइन होता है, आवर होता है, आवर्स होता है, योर होता है, योर्स होता है, डियर होता है, देयर्स होता है। देखे ना, अब माई और माइन हो गया पोजेसिव प्रोनाउन और माई हो गया हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। आप जानते हैं अच्छे तरीके से, पहले डिस्कस कराया। ले जी, हमारे पास एग्जांपल आ गई, ही डिसलाइक्स मी गोइंग देयर। बताओ, ही डिसलाइक्स मी गोइंग देयर होगा या ही डिसलाइक्स माई गोइंग देयर। उसे मेरा वहां जाना अच्छा नहीं लगता, मेरा वहां जाना अच्छा नहीं लगता। यहां पर ही आ गया जेरेंड से पहले क्या आना चाहिए, पोजेसिव एडजेक्टिव होने चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। इसलिए हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग होगा और बीटा वुड बी आवर राइट चॉइस। ही लाइक्स मी टॉकिंग लाइक दैट, नहीं, ही लाइक्स मी टॉकिंग नहीं होगा, ही लाइक्स माई टॉकिंग लाइक दैट। बीटा इज आवर राइट चॉइस। लो जी, रूल नंबर आ गया 16। अब ये रूल नंबर 16 व्हाट इज इट अबाउट, क्लियरली आप देख सकते हैं। रूल नंबर 16 वो कहता है, यूज द रिफ्लेक्सिव केस ऑफ ए प्रोनाउन। किसी भी प्रोनाउन की रिफ्लेक्सिव केस इस्तेमाल करते होते हैं आफ्टर रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के बाद। अब ये हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, हमारे पास एक बहुत बड़ा इश्यू आ गया। पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। बेसिकली हम इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को बेसिकली हम इनका जो ओरिजिनल नाम देते हैं वो होता है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। क्या होता है बेटा, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनका कंपाउंड होता है, उनकी यूनिफिकेशन होती है, मोर देन 2 वर्ड्स, मोर देन 1 वर्ड कंपाउंड बनता है। जैसे बेटा अगर आप देखें, माई होता है प्लस सेल्फ होता है, क्या बन गया, माई सेल्फ। बिल्कुल ऐसे ही आवर सेल्व्स, बिल्कुल ऐसे ही योर सेल्व्स, बिल्कुल ऐसे ही देम सेल्व्स, बिल्कुल ऐसे ही हिमसेल्फ, बिल्कुल ऐसे ही हर सेल्फ, बिल्कुल ऐसे ही वन सेल्फ। लो जी सर, ये हमारे पास सारे के सारे क्या आ गए, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन आ गए। लेकिन ये दो तरह से वर्क करते हैं। कितनी तरह से वर्क करते हैं सर, 2 तरह से। भला वो कैसे, चलते हैं बात करते हैं। पहले ये काम करते हैं रिफ्लेक्सिवली, रिफ्लेक्सिव यूज होता है। दूसरा क्या होता है इसका इस्तेमाल, बेटा इंफेटिक यूज होता है। अब रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक से क्या मुराद है, हम एग्जांपल्स के थ्रू हम इनको प्रूव करते हैं कि रिफ्लेक्सिव यूज क्या होता है और इंफेटिक यूज क्या होता है। ले जी, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि शी punished herself। ये एक सेंटेंस है आपके सामने। एक सेंटेंस में और लिख देता हूं, she herself punished। लो जी सर, आपके सामने 2 सेंटेंसेस हैं। मुझे बताओ, इनको जरा गौर से स्टडी करो और इसका मीनिंग क्या बनता है, इन सेंटेंसेस का मीनिंग क्या बनता है। she punished herself, जी मैं यहां पर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। she punished herself से क्या मुराद है, punished whom, punished herself।
किसको पनिश किया? अब ये जो herself लगाया ना, इस वर्ब का जो इफेक्ट है उसको फ्लैश बैक करके किसकी तरफ ले आया? सब्जेक्ट की तरफ ले आया। रिफ्लेक्ट बैक करके किसकी तरफ ले आया? सब्जेक्ट की तरफ ले आया। इसका मतलब ये हुआ यहां पर ये जो प्रोनाउन है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बात समझ है कि नहीं है? शी हरसेल्फ पनिश्ड। अच्छा, अब इस सेंटेंस में देखो बेटा, इस सेंटेंस में देखो बेटा, पनिश्ड। अब पनिश का जो ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का जो इफेक्ट रिसीवर है वो कौन है? शी है या somebody else है? शी herself punished, शी herself punished me। यहां पर ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट इज somebody else, not herself। यहां पर herself जो है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा? शी herself punished, यानी उसने खुद जाके पनिशमेंट किया, किसी को भी। लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट शी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ यहां पर ये सिर्फ इंफसाइज कर रहा है ये वाला हरसेल्फ। यहां पर ये जो हरसेल्फ था ये क्या कर रहा है? ये इंफसाइज नहीं कर रहा, ये वर्ब के एक्शन को फ्लैश बैक कर रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। दिस इज व्हाई दिस यूज इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव एंड दिस वन इज कॉल्ड टू बी एम्फेटिक। आई होप कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा चुका हूं। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। अब बात आती है रिफ्लेक्सिव केस ऑफ अ प्रोनाउन। यूज द रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर द रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। कि कौन कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव केस का इस्तेमाल करते होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है जी? इंजॉय है, अम्यूज है, एब्सेंट है, अवेल है, अप्लाई है, डिवोट है, कंटेंट है। सर ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, जब इनके बाद कोई, गौर से सुनिएगा मेरी बात, जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सर इनके बाद रिफ्लेक्सिव केस का इस्तेमाल कर देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे आपके सामने एग्जांपल है, ही इंजॉयड ड्यूरिंग द बस जर्नी। बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है, ही इंजॉयड ड्यूरिंग द बस जर्नी। अब मुझे बताओ यहां इंजॉय ऑब्जेक्ट ऑफ इंजॉयमेंट है। व्हाट इज बीइंग एंजॉयड ड्यूरिंग द बस जर्नी। अब ड्यूरिंग द बस जर्नी तो ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है क्योंकि ये तो प्रेपोजिशनल फ्रेज हुई और ये एडवर्ब का काम कर रही है। वेयर इज द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट सर जी नहीं है। ही इंजॉयड हिमसेल्फ, इसलिए सेल्फ जो है उसका इस्तेमाल मेरा बेटा लाजमी आ जाएगा। यहां पर सेल्फ का यूज जो है लाजमी हो जाएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा और ये वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा सर। ले जी, बिल्कुल ऐसे ही वी वेंट, एक एग्जांपल और लेते हैं। वी वेंट टू द फेयर एंड अम्यूज्ड। अकेला अम्यूज नहीं होगा बल्कि क्या होना चाहिए? एंड अम्यूज्ड बेटा आवरसेल्व्स होना चाहिए, क्योंकि हम बात करके आए हैं कि जब भी अम्यूज हो, एब्सेंट हो, इंजॉय हो, अवेल हो, जब इनके ऑब्जेक्ट मिसिंग हो गए तो मेरा बेटा रिफ्लेक्सिव केस लाजमी आ जाएगी। लो जी, रूल नंबर आ गया जी 17। रूल नंबर 17 क्या कहता है? वो इट इज ऑल अबाउट ऑलमोस्ट इनडेफिनिट प्रोनाउंस। ईच है, आइदर है, नाइदर है, नन है, एनीबॉडी है, एनीवन है, एनीथिंग है, एवरीबॉडी है, एवरीवन है, एवरीथिंग है, नो वन है, नथिंग है, समबॉडी है, समवन है और समथिंग है। एक बात पहली ये है कि ऑलवेज दीज ऑल प्रोनाउंस ऑलवेज फॉलो सिंगुलर वर्ब्स। सिंगुलर वर्ब्स लेते होते हैं, इनके बाद मोर फॉर्मल होता है सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल। हम प्लूरल वर्ब को प्रीफर नहीं करते होते, सिंगुलर वर्ब्स इस्तेमाल करते होते हैं। और जब इनके बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा पॉजेसिव केस के अंदर, तो वो भी हम कॉमनली थर्ड पर्सन प्रोनाउन को प्रीफर करते होते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स एग्जांपल्स। वी हैव 3 sons but none live। हम सारी एग्जांपल्स खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की 2 टाइप्स होती हैं, आइदर इज एक्सेप्टेबल या आइदर आर एक्सेप्टेबल। आप खुद बताइए, आइदर के बाद इज लगाओगे या आइदर के बाद आर लगाओगे? डेफिनेटली आइदर के बाद हम क्या लाएंगे? इज का इस्तेमाल करेंगे। हम पढ़ के आए हैं कि जब भी किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आइदर आ जाए, ईच आ जाए, नाइदर आ जाए, नन आ जाए, तो हमारा वर्ब जो होगा वो कैसा होगा सर?
वो सिंगुलर होगा। वी हैव 3 sons बट नन लिव हियर। ओ भाई जब नन आ गया उनमें से कोई एक भी नहीं, तो जब कोई एक भी नहीं, एक की बात हो रही है ना सर, तो फिर क्या करेंगे हम, सिंगुलर प्रोनाउन को प्रीफर करेंगे। एक और एग्जांपल हमारे सामने है, ईच ऑफ द आंसर्स आर वर्थ 20 पॉइंट्स। अब जब ईच ऑफ आ गया यहां पर, अच्छा हाँ 4 ऑप्शंस हैं, अल्फा भी है, बीटा भी है, चार्ली भी है, डेल्टा भी है। जरा इसको जरा दिमाग चलाएं, भला कौन सा ऑप्शन ठीक है। यहां पर पहले में देखें, जब सेंटेंस के स्टार्ट में आ ही ईच गया है, जब सेंटेंस के स्टार्ट में आ ही ईच गया है, तो फिर क्या होना चाहिए, वर्ब उसका सिंगुलर होना चाहिए। ये तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। अब अगली बात करो, ईच ऑफ द आंसर। ओ भाई बहुत सारों में से एक होगा, एक में से एक तो नहीं ना होगा। ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो भी कैसा होगा बेटा, वो भी प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। इसलिए बीटा भी हमारा फ्लाई कर गया, उड़ गया। ईच ऑफ द आंसर्स, बात तो यहां तक दिल को लगती है, लेकिन सर अगली बात दिल को नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, इस वजह से नहीं लगती क्योंकि वर्ब आगे कैसा लगाया हुआ, प्लूरल लगाया हुआ। इसलिए हमारा बेटा ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। ईच ऑफ द आंसर्स, यहां तक बातें सारी की सारी समझ आ गई। आगे मेरा बेटा वर्ब भी सिंगुलर लगा दिया, हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, हम मन आपको तस्लीम करते हैं और आप ही हमारे मसीहा होंगे। डेल्टा इज आवर राइट चॉइस। इसी के साथ ही जी हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में बी प्रिपेयर्ड, ये सारे के सारे रूल्स पढ़ लीजिएगा, सारे के सारे रूल्स स्टडी कर लीजिएगा। हम इसकी वर्कशीट करने लगे हैं, हम इससे रेलेवेंट क्वेश्चन स्टडी करने लगे हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे और एट द सेम टाइम कौन सा रॉन्ग है कौन सा राइट है हम उसकी तरफ जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।